नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सरकार द्वारा रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020 का आयोजन होगा। पीएम मोदी आज 5वां दिवस वैश्विक वर्चुअल शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन उद्योग और शिक्षा के साथ साझेदारी में किया जा रहा है। इसका लक्ष्य स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि क्षेत्रों में परिवर्तन करना होगा। डीजीपी स्तर के पुलिस अधिकारियों का वार्षिक सम्मेलन अगले महीने शुरू होगा। कोरोना के चलते इसका आयोजन डिजिटल माध्यम से होगा। इसमें राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र के डीजीपी और आईजीपी रैंक के करीब 250 अधिकारी भाग लेंगे। इसको पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजित डोभाल संबोधित करेंगे। भारत और रूस ने मिलकर सुपरसोनिक क्रूज मीडियम रेंज मिसाइल ब्रह्मोस को विकसित किया है। अग्नि के सिद्धांत पर काम करने वाली इस मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर है। मिसाइल में 200 किलो तक के पारंपरिक वारहेड ले जाने की क्षमता है। मिसाइल को 10:27 पर आईटीआर के लॉन्च कॉम्प्लेक्स 3 से दागा गया। लोक जनशक्ति पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव पर बड़ा ऐलान किया है। एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा है कि वो एनडीए का हिस्सा रहेंगे, बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। वहीं सीएम नीतीश कुमार की अगुवाई में एलजेपी बिहार चुनाव नहीं लड़ेगी। इसके साथ ही जेडीयू के खिलाफ एलजेपी उम्मीदवार उतारेगी। भाजपा ने केंद्रीय चुनाव समिति की पहली बैठक में अपने कोटे की 121 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में इनमें से 90% सीटों पर उम्मीदवार के नाम तय कर लिए गए हैं। पार्टी आज उम्मीदवारों की पहली सूची जेडीयू के साथ गठबंधन और लोजपा पर अपना रुख साफ करेगी। आज कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। सोनिया गांधी के आवास पर होने वाली इस बैठक में आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लग सकती है। इसके साथ ही बैठक में मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर भी चर्चा हो सकती है। राहुल गांधी ने कृषि कानूनों को लेकर बड़ा दावा किया है। राहुल गांधी ने पंजाब में किसानों को भरोसा दिलाया है कि कांग्रेस की केंद्र में सरकार बनने पर कृषि कानूनों को निरस्त किया जाएगा। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा की अगुवाई वाली सरकार अपने चुनिंदा उद्योगपतियों के कहने पर किसान को बर्बाद कर रही है। नए कृषि कानूनों को निष्पक्ष करने के लिए कांग्रेस शासित राज्य जल्द विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएंगे। इसका प्रस्ताव कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रखा था। कांग्रेस समिति की कानूनी टीम ने पिछले हफ्ते इस संबंध में एक कानून का मसौदा तैयार किया था। पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री पहले ही ये स्पष्ट कर चुके हैं कि वे अपने अपने राज्यों में केंद्र के नए कृषि कानूनों को लागू नहीं करेंगे। हाथरस केस को लेकर योगी सरकार ने विपक्ष पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शन के नाम पर जातिगत अराजकता फैलाने की साजिश रची जा रही है। विपक्ष को विकास अच्छा नहीं लग रहा है। इस अराजकता की आड़ में विकास रुक जाएगा। विपक्ष सरकार को बदनाम करने में लगा हुआ है। हाथरस मामले में योगी सरकार को भेजी गई खुफिया जांच रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। जांच एजेंसियों को योगी सरकार के खिलाफ खतरनाक साजिश के अहम सुराग मिले हैं। राज्य सरकार की सतर्कता ने यूपी में जातीय विद्वेष फैलाने की साजिश नाकाम हो गई है। इसके लिए बकायदा 100 करोड़ की फंडिंग की बात भी सामने आई है। चीन को चित करने के लिए जमीन और हवा में सैन्य तालमेल के जरिए विजयश्री की तैयारियां शुरू हो गई हैं। लेह में वायुसेना के युद्धक हेलीकॉप्टरों को तैनात किया गया है। शीर्ष नेतृत्व में वायुसेना को सेना की हर जरूरतों में भरपूर सहयोग का निर्देश दे दिया गया है। इस सब के लिए सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे और वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया की गहरी दोस्ती उनकी सेनाओं के समन्वय को अलग ही रंग देगी। ब्रिटिश ऑटोमोबाइल कंपनी रॉयल्स रॉयस ने पूरी तरह बिजली से चलने वाले विमान के लिए तकनीक का सफल परीक्षण किया है। कंपनी ने दावा किया कि इसकी रफ्तार करीब 300 मील प्रति घंटा है। ये बिजली से विमान उड़ाने की सबसे तेज गति वाली तकनीक है। इस तकनीकी को जिस प्लेन कोर पर अंजाम दिया गया उसे आयरन बर्ड नाम दिया गया है। प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार एक बार फिर एंटी एयर पॉल्यूशन कैंपेन शुरू करने जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सोमवार को इस अभियान की शुरुआत करेंगे। इसको लेकर पर्यावरण विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक हुई। बैठक में परिवहन विकास, पीडब्ल्यूडी, यातायात पुलिस और नगर निगम के अधिकारी मौजूद रहेंगे। राजधानी में कोरोना के हालात बेहतर होते जा रहे हैं। एक सप्ताह में संक्रमितों के मुकाबले ज्यादा मरीज ठीक हो रहे हैं। इससे रिकवरी दर भी बढ़ रही है। 1.5 महीने बाद ये दर फिर से 90% के करीब पहुंच गई है। विशेषज्ञ अनुमान जता रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में रिकवरी रेट और भी बेहतर होगा। डोनाल्ड ट्रंप रविवार शाम अचानक बाहर रील्ड अस्पताल के बाहर निकले। उन्होंने वहां मौजूद अपने प्रशंसकों का अभिवादन स्वीकार किया। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप कोरोना से संक्रमित हैं और उनका इलाज चल रहा है। यूपी के समाज कल्याण मंत्री और बीजेपी से दलित नेता रमापति शास्त्री ने हाथरस मामले में विपक्ष पर निशाना साधा है। रमापति ने कहा कि हाथरस मामले में विपक्ष गैर जिम्मेदाराना रवैया अपना रहा है। इस दौरान कई ऑडियो टेप सामने आए हैं। इनसे पता चलता है कि विपक्ष जातीय अराजकता कराना चाहता है, साथ ही सच को दबाना चाहता है।
हाथरस मामले में स्थानीय पूर्व विधायक राजवीर सिंह के घर पर महापंचायत हुई। इसमें पूर्व विधायक की अगुवाई में क्षेत्र के सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटी थी। महापंचायत ने हाथरस मामले में सीबीआई जांच कराने पर यूपी सरकार के फैसले का स्वागत किया। साथ ही महापंचायत में कहा गया है कि सीबीआई जांच से सच्चाई सामने आएगी। कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख डीके शिवकुमार और उनके भाई डीके सुरेश ने बंगलुरु स्थित आवास पर सीबीआई टीम की छापेमारी कर रही है। इसमें उनके बंगलुरु में स्थित पूर्व निवास, डोड्डालहल्ली, कनकपुरा और सदाशिव नगर भी शामिल है। पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने सीबीआई के छापे पर मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मोदी और येदियुरप्पा की जोड़ी डराने धमकाने का खेल खेल रही है। सीबीआई को येदियुरप्पा सरकार में भ्रष्टाचार की परतों का पता लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह के कुटिल प्रयासों से कांग्रेस नेताओं को ना तो डराया जा सकता है और ना ही झुकाया जा सकता है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 74,770 नए मरीज सामने आए हैं। इनमें 902 मरीजों की जान गई है। रात की बात ये रही कि 76,713 मरीज ठीक हुए। अब तक 66,22,000 केस आ चुके हैं। 55,83,000 संक्रमित ठीक भी हो चुके हैं। भारत में कोरोना की टेस्टिंग का आंकड़ा 8 करोड़ के करीब पहुंच गया है। अब 7 करोड़ 99 लाख टेस्ट किए जा चुके हैं। ICMR का कहना है कि हर राज्य में रोजाना 10 लाख की आबादी पर 140 से ज्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं। ये WHO की तय मिनिमम लिमिट से करीब 6 गुना है। आज शेयर बाजार हरे निशान पर खुला। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 254 अंक चढ़कर 38,950 अंक पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 70 अंकों की बढ़त के साथ 11,487 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। अभी भी शेयर बाजार में तेजी का सिलसिला जारी है। डाटा सुरक्षा विधेयक को केंद्र सरकार अगले सप्ताह बजट सत्र में पेश कर सकती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिसंबर 2019 को इस बिल को मंजूरी दे दी थी। इसमें नियम तोड़ने पर कंपनी के कार्यकारी अधिकारी की 3 साल तक की जेल और 15 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। हाथरस केस को लेकर कांग्रेस देश भर में जिला मुख्यालयों पर आज सत्याग्रह करेगी। केसी वेणुगोपाल ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस समितियां न्याय की मांग को लेकर ये अभियान शुरू करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार की क्रूर और मनमानी कार्रवाई के खिलाफ मौन सत्याग्रह होगा। अटॉर्नी जनरल ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। दिग्विजय ने एक ट्वीट कर विशेष सुरक्षा कानून 2020 को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की आलोचना की थी। वहीं दूसरे ट्वीट में दिग्विजय ने कहा था कि कोर्ट इस अधिनियम को निरस्त करेगा। इसको लेकर उन्हें संदेह है। सुशांत सिंह केस में वकील विकास सिंह ने कहा है कि वो सीबीआई को सौंपी गई एम्स की कानूनी राय से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कहा है कि हम सीबीआई प्रमुख से मामले में नई फोरेंसिक टीम गठित करने की मांग करेंगे। वरिष्ठ वकील ने कहा है कि विशेषज्ञ टीम अभिनेता के शरीर की अनुपस्थिति में निर्णायक राय कैसे दे सकती है। ब्रिटेन और भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने सॉफ्टवेयर सर्विस धोखाधड़ी अपराधों के खिलाफ संयुक्त अभियान चलाया है। इसके तहत भारत के 6 शहरों में 10 संदिग्ध ठिकानों पर छापा मारा गया। ये जानकारी ब्रिटिश अधिकारियों ने दी। HDFC बैंक के रवि संतानम को फोर्ब्स की सबसे प्रभावी CEO की सूची में स्थान मिला है। फोर्ब्स ने उन्हें एप्पल, BMW, एडोब, माइक्रोसॉफ्ट जैसी दिग्गज कंपनियों के मार्केटिंग हेड के साथ रखा है। फोर्ब्स की ओर से सबसे प्रभावी CEO पर जारी सूची का यह 8वां संस्करण है। सूची में 39वें पायदान पर काबिज रवि एकमात्र भारतीय है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि केंद्र सरकार IPC और CRPC में संशोधन की योजना बना रही है। इस बारे में सरकार ने सुझाव मांगे हैं। अंबरपेट विधानसभा में CCTV नेटवर्क की शुरुआत करने के बाद रेड्डी ने यह जानकारी दी। इस विधानसभा में 280 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। स्वर्ण पदक विजेता शूटर श्रेयसी सिंह भाजपा में शामिल हो गई हैं। श्रेयसी पूर्व केंद्रीय मंत्री दिवंगत दिग्विजय सिंह की बेटी हैं। श्रेयसी ने भाजपा नेता भूपेंद्र यादव की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। श्रेयसी बिहार के जमुई जिले के गिद्धौर की रहने वाली हैं। श्रेयसी सिंह के पहले RJD में शामिल होने की चर्चा थी। वित्त मंत्रालय ने एक रिपोर्ट में कहा है कि भारत ने कोरोना के चरम को सितंबर के महीने में पार कर लिया है। रिपोर्ट में 17 से 30 सितंबर के 14 दिनों के मामले के डाटा को आधार बनाया गया है। मंत्रालय ने रिपोर्ट में कहा है कि बीमारी अब कम हो गई है। सभी हितधारकों से आग्रह है कि सकारात्मक सुधार के लिए आर्थिक सुधार पर जोर दिया जाए। नौसेना का ग्लाइडर कोच्चि में नियमित उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। रक्षा प्रवक्ता ने बताया कि ग्लाइडर ने INS गरुड़ के नौसेना एयर स्टेशन से उड़ान भरने के बाद ही हादसे का शिकार हो गया। इसे लेफ्टिनेंट राजीव झा और पेटी ऑफिसर सुनील कुमार उड़ा रहे थे। इनकी हादसे में जान चली गई है। हाथरस में परिवार से मिलने जा रहे राष्ट्रीय लोकदल के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी को पुलिस ने रोक लिया। इस दौरान पुलिस और राष्ट्रीय लोकदल नेताओं के बीच तीखी झड़प हुई। वहीं जयंत चौधरी ने कहा कि हाथरस पुलिस ने उन पर और उनके नेताओं पर लाठीचार्ज किया है, जबकि वो शांति प्रिय तरीके से पीड़ित परिवार से मिलना चाहते थे।
बिहार चुनाव के बीच मुंगेर पुलिस ने असलहों का जखीरा बरामद किया है। पुलिस ने असरगंज और मुफस्सिल क्षेत्र के कई स्थानों पर छापेमारी की। यहां से पुलिस ने 5 पिस्तौल, 1 रिवाल्वर, 6 कट्टा और 57 कारतूस बरामद किए हैं। साथ ही पुलिस ने मौके से 4 हथियार तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। केंद्रीय मंत्री और एलजेपी नेता रामविलास पासवान के दिल का ऑपरेशन किया गया है। पासवान विगत कई सप्ताह से अस्पताल में भर्ती है। वहीं चिराग पासवान ने कहा कि उनके पिता रामविलास का दिल्ली के निजी अस्पताल में डॉक्टरों ने दिल का ऑपरेशन किया है। ये ऑपरेशन सफल रहा। उन्हें उम्मीद है कि वो जल्द ही स्वस्थ होकर घर आएंगे। कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस के हमले को बेअसर करने के लिए भाजपा ने भी कमर कस ली है। पार्टी ने तय किया है कि वो किसानों के घर घर पहुंचकर नए कानून पर उन्हें जागृत करेगी। इस क्रम में दिल्ली भाजपा ने किसानों के घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया। कर्नाटक के संस्कृति और पर्यटन मंत्री सीटी रवि ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाने के बाद उन्होंने ये फैसला लिया है। सीटी आज भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से मिलने दिल्ली पहुंचे हैं। बिहार चुनाव में काले धन और अधिक खर्च पर निगरानी के लिए चुनाव आयोग ने 2 अधिकारियों को नियुक्ति की है। ये अधिकारी प्रवर्तन मशीनरी द्वारा नकदी, शराब और उपहार देने के प्रयासों की देखरेख करेंगे। बता दें कि बिहार में 3 चरण का विधानसभा चुनाव 28 अक्टूबर से शुरू होगा। चुनाव आयोग ने बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए डाक से मतदान की व्यवस्था की है। भारतीय निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है। पोस्टल बैलेट सेवा को चुनने के इच्छुक लोगों तक जरूरी फॉर्म उनके आवास पर पहुंचाया जाएगा। बूथ स्तर के अधिकारी यानी बीएलओ ये कार्य करेंगे। केजरीवाल सरकार ने स्कूलों को 31 अक्टूबर तक बंद करने का फैसला किया है। इसकी जानकारी दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने दी है। उन्होंने बताया कि ये नियम सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों पर लागू होंगे। इससे पहले सभी स्कूलों को 5 अक्टूबर तक के लिए बंद कर दिया गया था। भारत और चीन के बीच मई की शुरुआत से LAC पर तनाव जारी है। ऐसे में गतिरोध को कम करने के लिए पूर्वी लद्दाख सेक्टर में 12 अक्टूबर को कोर कमांडर स्तरीय वार्ता की जाएगी। अब तक दोनों पक्षों के बीच 6 राउंड की कोर कमांडर स्तरीय वार्ता हो चुकी है। ये जानकारी भारतीय सेना के स्रोत ने दी है। यूपी के मऊ पुलिस ने माफिया मुख्तार अंसारी के एक और सहयोगी की संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त किया है। पुलिस ने बताया कि अंसारी के अत्यंत नजदीकी और कुख्यात बदमाश राजेश उर्फ राजन सिंह की 60,18,000 की संपत्ति जब्त की है। बता दें इससे पहले 17 सितंबर को राजेश की 35,23,000 की संपत्ति जब्त की गई थी। प्रकाश जावड़ेकर ने विपक्ष पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों का विरोध करने वाले दल बिचौलियों के लिए काम कर रहे हैं। जावड़ेकर ने कहा कि वास्तविक स्थिति यह है कि किसान अपनी उपज के लिए कम कमाते हैं, ग्राहकों को इसे उच्च दरों पर खरीदना पड़ता है। इस कानून से ये समस्याएं हल हो जाएंगी। धरती के एक बड़े हिस्से में मौसम ने करवट लेना शुरू कर दिया है। देश में हवाओं का रुख बदल रहा है। कम दबाव वाले क्षेत्र में अब उच्च दबाव की हवाओं की रफ्तार में तेजी देखने को मिल रही है। अक्टूबर में आसमान साफ होने से दिन में गर्मी रहेगी और रात में ठंड का एहसास बढ़ जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान प्लाज्मा दान करने वाले पहले केंद्रीय मंत्री बन गए हैं। वायरस की चपेट में आने के बाद वे स्वस्थ हो चुके हैं। उन्होंने कटक के SCV मेडिकल कॉलेज में प्लाज्मा दान किया। उन्होंने कहा कि इस कदम से कोरोना संक्रमित मरीजों की जान बचाई जा सकती है। ये जन सेवा है, इसलिए कोरोना से ठीक हो चुके लोगों को आगे आना चाहिए। लखनऊ की किस्सा गोई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में धूम मचाएगी। लखनऊ के जाने माने दास्तान गोई हिमांशु वाजपेयी को हार्वर्ड वर्ल्ड वाइड वीक से न्योता मिला है। यहाँ 8 अक्टूबर को 24 आवर्स ऑफ हार्वर्ड नाम से कार्यक्रम होगा। इसमें किस्सा गोई के लिए खुसरो दरिया प्रेम का विषय रखा गया है। इस दौरान तूतीय हिंद से अमीर खुसरो की जिंदगी और शायरी पर हिमांशु किस्सा गोई पेश करेंगे। यूपी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व MLC नसीब पठान का कोरोना संक्रमण से निधन हो गया है। कोरोना संक्रमित 68 वर्षीय नसीब पठान ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली। CM योगी, सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका ने नसीब पठान के निधन पर शोक जताया है। मुंबई इंडियंस ने रविवार के पहले मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को 34 रन से हराया। शारजाह के छोटे मैदान पर टॉस जीतकर स्कोरबोर्ड पर 5 विकेट के नुकसान पर 208 रन बनाने के बाद मुंबई ने सनराइजर्स हैदराबाद को 174 रन पर ही रोक लिया। मुंबई के लिए क्विंटन डिकॉक ने तूफानी पारी खेली। चेन्नई सुपर किंग्स ने लगातार 3 मैचों की हार से उबरते हुए जबरदस्त वापसी की। सुपर किंग्स ने किंग्स 11 पंजाब को 10 विकेट से हराकर 5 मैचों में अपनी दूसरी जीत दर्ज की। पंजाब ने 4 विकेट पर 178 रन बनाए। वहीं चेन्नई ने 17 ओवर 4 गेंद में बिना विकेट खोए 181 रन बना लिए। IPL 2020 का 19वां मुकाबला सोमवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जाएगा। श्रेयस अय्यर की कुशल कप्तानी के सामने अनुभवी विराट कोहली की रणनीतिक चालों की भी परीक्षा होगी। दोनों टीमों के बीच का ये मुकाबला दुबई के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 से शुरू होगा।
खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।